नमस्कार साथियों। हम लोगों ने पिछला वीडियो में शासन के प्रकार को देखा था। आज हम लोग समझेंगे छोटे छोटे चीजों को, मतलब बेसिक चीज को समझेंगे और इसके बाद जो है शासन के रूप को समझेंगे। संघात्मक क्या होता है, एकात्मक क्या होता है, इसमें डिफरेंस को समझेंगे। इसके बाद जो है नगर पंचायत और स्थानीय शासन को समझेंगे। तो सबसे पहले आज हम सरकार के बारे में चर्चा करेंगे और लोकतंत्र। सबसे पहले सरकार किसे कहते हैं, तो हमने आपको पिछला वीडियो में भी बताया था कि वह संस्था जो शासन चलाने का कार्य करती है उसे सरकार कहते हैं। सरकार किसे कहते हैं? वह संस्था जो शासन चलाने का काम करती है उसे सरकार कहते हैं। अब इसी में आ जाता है कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। हम यहाँ दोनों लिखे, सरकार या लोकतंत्र। देखिए हम काहे लिखे हैं, तो सरकार जो बनती है वो लोकतंत्र के ही माध्यम से न बनती है। तो सरकार के अंग या पूछे कि लोकतंत्र के कितने अंग होते हैं, सरकार के अंग पूछे या लोकतंत्र के अंग पूछे, दोनों एक ही बात होता है। ठीक है, तो सरकार के अंग, तो सरकार के कितने अंग होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? 3 अंग होते हैं। सरकार अकेले काम नहीं कर सकती। भारत इतने विशाल देश में केवल एक ही व्यक्ति कैसे शासन कर सकता है? इस प्रकार कानून कोई और बनाएगा, लागू कोई और करेगा, और दोनों में अगर झगड़ा हो जाए तो उसका विवाद कोई और करेगा। ठीक है, तो सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग। पहला विधायिका, पहला क्या हो जाएगा? विधायिका। और दूसरा क्या हो जाएगा? कार्यपालिका। दूसरा क्या होगा? कार्यपालिका। और तीसरा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? न्यायपालिका। तीसरा क्या हो जाएगा? न्यायपालिका। अब विधायिका किसे कहते हैं? तो विधायिका जो कानून बनाती है, कानून को हम लोग संविधान के भाषा में बिल भी कहते हैं, विधेयक भी कहते हैं। कानून के जगह पर विधेयक शब्द का भी यूज करेगा। ठीक है, विधेयक को इंग्लिश में हम लोग बिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिल। और कानून कौन बनाएगा? आखिर कानून बनाएगा तो कौन बनाएगा? तो सबसे पहले देखिए हमारे भारत में कौन सी व्यवस्था? संघात्मक, यानी कि भारत जो है 2 भागों में बटा, देश और राज्य। तो देश स्तर पर जो है, देश स्तर पर कौन कानून बनाएगा, राज्य स्तर पर कौन कानून बनाएगा? तो देश में जिस तरह देश के मुखिया, जो वास्तविक मुखिया पीएम होते हैं, वास्तविक मुखिया पीएम होते हैं, उसी तरह राज्य के जो वास्तविक मुखिया होते हैं वो सीएम होते हैं। जिस तरह देश में फूफाजी काम राष्ट्रपति करते हैं, उसी तरह राज्य में फूफाजी काम कौन करते हैं? राज्यपाल। मतलब नाम मात्र का, देश में नाम मात्र का शासक कौन होता है? राष्ट्रपति। उसी तरह राज्य में नाम मात्र का शासक होता है राज्यपाल। लेकिन सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन होता है? देश। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत जो है राज्यों से मिलकर बना है, यानी कि सबसे ज्यादा पावर किसको मिल जाता है? देश को। और राज्य को सबसे छोटा, मतलब राज्य को जो है कम पावर मिलता है। अगर मान लीजिए देश और राज्य में झगड़ा हो जाए तो कौन जीतेगा? देश जीतेगा। काहे? इसको ज्यादा पावर दिया है। मान लीजिए एक नदी है, ठीक है, ये नदी जो है यूपी से भी बह रही है और बिहार से भी बह रही है। अब यूपी कहता है कि हम तोरा पनिया नहीं जाने देंगे। यूपी यहाँ पानी रोक लिया। अब जब रोक लिया तो बिहार को भी पानी की जरूरत है कि नहीं भैया हमको पानी नहीं दीजिएगा तो सब सूखा हो जाएगा, यानी कि सुखाड़ घोषित हो जाएगा। फसल का पटवन कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए दोनों में विवाद हो जाएगा तो दोनों में विवाद होने के बाद कहाँ जाएगा? न्यायपालिका के पास जाएगा। और न्यायपालिका ऑर्डर देगा किसको? विधायिका को, कि तुम कानून बनाओ दोनों राज्य के लिए। अब दोनों राज्य के लिए कानून बनाएगा। अब जो केंद्र कह देगा, यानी कि जो देश कह देगा, वही उसको करना पड़ेगा। फिलहाल ऐसा कानून नहीं है। फिलहाल जो है ये नदी वाला जो विवाद है ना, ये नदी वाला जो कानून जो है राज्य बना सकता है। समझे कि नहीं? अब यहाँ ये दिक्कत आती कि कौन कौन से चीज पर देश और राज्य कानून बनाएगा। तो उसके लिए एक चिट्ठा नोट किया गया है कि फलाना फलाना विषय पर जो है राज्य कानून बनाएगा और फलाना फलाना विषय पर संघ कानून, संघ मतलब केंद्र कानून बनाएगा, और फलाना फलाना विषय पर दोनों मिलकर कानून बनाएगा। तो जो केवल केंद्र बनाएगा उसको संघ सूची में रखा गया। जैसे रेलवे पर कौन कानून बनाएगा? संघ सूची। कई है ऐसे सूची रखा गया। और इसके बाद राज्य, जिस विषय पर केवल राज्य कानून बनाएगा उसे राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया। जैसे पुलिस,
पुलिस के बारे में कौन कानून बनाएगा? राज। संघ और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाएगा, उसे समवर्ती सूची में रखा गया। किस सूची में रखा गया? समवर्ती सूची में रखा गया। समझे या नहीं समझे? अब देखिए, हमने तो क्या बताया कि भारत को दो भागों में, भारत को शासन करने के लिए दो भागों में विभाजित करके रखा, शासन के रूप में। ऐसे तो विभाजित नहीं है, हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। ये केंद्र है और ये सब राज्य है। तो केंद्र स्तर पर जो भी कानून बनाएगा वो पूरे राज्य में लागू होगा, लेकिन राज्य स्तर पर जो कानून बनाएगा वो पूरे केंद्र में लागू नहीं होगा। अब केंद्र स्तर पर कानून कौन बनाएंगे? तो केंद्र स्तर पर कानून एमपी बनाते हैं। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसे हम लोग सांसद कहते हैं। क्या बोलते हैं? सांसद। और राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर एमपी और राज्य स्तर पर कौन कानून बनाते हैं? एमएलए कानून बनाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसे हम लोग विधायक भी कहते हैं। केंद्र स्तर पर कौन कानून बनाते हैं? एमपी। और राज्य स्तर पर कौन कानून बनाते हैं? एमएलए। एमएलए को क्या बोलते हैं? विधायक। और एमपी को क्या बोलते हैं? सांसद। अब कार्यपालिका का मतलब क्या होता है? तो विधायिका जो कानून बनाती है और जो लागू करता है, कानून को लागू करता है, तो जो कानून को लागू करता है उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। विधायिका और कार्यपालिका में विधायिका जो कानून बनाई और कार्यपालिका कानून को लागू करने में अगर मुहा बीच की कर रहा है, अगर दोनों में लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो विवादों का निपटारा यानी कि लड़ाई झगड़ा का निपटारा कौन करेगा? न्यायपालिका। विवादों का निपटारा, तो विवादों का निपटारा कौन करेगा? न्यायपालिका। समझे या ना समझे? तो विधायिका किसे कहते हैं? जो कानून बनाती है उसे विधायिका कहते हैं। कानून को ही यानी कि विधेयक कहते हैं। जो विधेयक बनाती है उसे विधायिका कहते हैं। और जो कानून को लागू करवाता है उसे हम लोग कार्यपालिका कहेंगे। और अगर दोनों में झगड़ा झंझट हो जाए, मुहा बीच की हो जाए, तो वो कौन काम करता है? न्यायपालिका। समझे? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखिए, विधायिका भी दो स्तर पर होते हैं। पहला केंद्र में, केंद्र की बात करें तो पूरे भारत की बात हो जाएगा, पूरे देश की बात हो जाएगा। और दूसरा राज्य में होते हैं चचा। राज्य की बात करें तो केवल बिहार, केवल यूपी, केवल सिक्किम, केवल असम, केवल अरुणाचल प्रदेश, केवल पंजाब। अगर केंद्र, अब देखिए यहाँ एक बात को समझिएगा कि जो केंद्र कानून बना देगा वो राज्य को मानना पड़ेगा, और राज्य जो कानून बनाएगा वो केंद्र नहीं मान सकता है। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है? शक्तिशाली कौन होता है? केंद्र। राज्य की अपेक्षा में सबसे ज्यादा शक्तिशाली केंद्र होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था। इसके बाद वाला वीडियो में बताएंगे आपको संघात्मक शासन व्यवस्था। अब देखिए, विधायिका मतलब जो कानून बनाती है, तो कानून कितने स्तर पर बनता है? दो स्तर पर। एक केंद्र यानी केंद्र मतलब पूरे भारत, और एक राज्य मतलब केवल कोई राज्य। टोटल कितने राज्य हैं? 28 राज्य। और केंद्र क्या गो है? ये गो केंद्र है। मर्दे कोई पूछ दे कि क्या गो केंद्र है? केंद्र शासित प्रदेश होता है। तो केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो वो तो अलग बात होता है। अगर केंद्र पूछे, केंद्र शासित प्रदेश मतलब क्या होता है? केंद्र का जिस पर अधिकार हो, वहां सीएम वगैरह नहीं होता है, केंद्र जो चाहेगी वो करेगी। जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ऐसे जो है केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र केवल एक ही है। समझ रहे हैं कि नहीं? केंद्र में कौन कानून बनाते हैं? तो केंद्र में जो कानून बनाने वाली संस्था है उसे संसद कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? संसद को इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं। और राज्य में जो है कानून बनाने वाला जो बिल्डिंग है, जो घर है, उसे विधानमंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं चचा? विधानमंडल। अब हमने क्या बताया कि ये बिल्डिंग है, संसद है, क्या है? बिल्डिंग है। और इस बिल्डिंग में दो घर है। पहला का घरवा का नाम है लोकसभा और दूसर का घरवा का नाम है राज्यसभा। या राज्यसभा पहले बोलिए या लोकसभा पहले बोलिए, बात बराबर है। और एक रोम जो है, जिस तरह केंद्र में भी दो हाउस है ना, दो हाउस है, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, उसी तरह विधानमंडल में भी दो हाउस है। पहला हो जाएगा विधानसभा और दूसरा हो जाएगा विधान परिषद। दूसरा क्या हो जाएगा? विधान परिषद। ठीक है।
जिस तरह राज्यसभा, केंद्र में राज्यसभा है ना चाचा, उसी तरह राज्य में विधान परिषद है। जिस तरह केंद्र में लोकसभा है ना, उसी तरह यहाँ राज्य में जो है विधानसभा होता है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है, विधान परिषद जो है केवल भारत के 7 राज्यों में ही है। कितने राज्यों में है? केवल 7 राज्यों में ही है विधान परिषद। बाकी अब पूछेगा कि बाकी जो है किस राज्य में काहे ने है, तो हम क्या करें, उसके ऊपर डिपेंड होता है। 7 राज्यों में ही केवल विधान परिषद है। अब देखिए ये दोनों, अब मान लीजिए कोई विधायिका अगर कोई कानून पास किया, कानून बनाया, अगर मान लीजिए विधायिका कोई कानून बनाया केंद्र लेवल पर, तो केंद्र लेवल पर बनाया तो संसद में आया, संसद में दोनों या लोकसभा या राज्यसभा में दोनों में क्या हुआ, उस बिल पर, उस कानून पर दोनों में मसौरा हुआ। मसौरा मतलब वाद विवाद हुआ कि देखो ये कानून अच्छा है, ये कानून खराब है, दोनों में कुतर्क हुआ। तो हाउस में पास होकर तब किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास। यानी कि अगर राष्ट्रपति जो है अगर उस कानून पर अगर हस्ताक्षर कर देता है तो वो कानून क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। यानी कि विधेयक जो है कानून बन जाता है। यानी कि संसद के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। राष्ट्रपति भी होते हैं संसद के अंग। लेकिन अगर पूछे कि कितने सदन होते हैं, यानी कि कितना घर होते हैं, तो 2 घर होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। अगर पूछे कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगर पूछ दे कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन बताइएगा, लोकसभा और राज्यसभा। आई मेरी बात समझ में? विधानसभा तो सब राज्य में होगा, लेकिन विधान परिषद सब राज्य में नहीं होगा, केवल 7 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा आप। अब जो है हम आपको कार्यपालिका के बारे में बताते हैं। जिस तरह विधायिका भी 2 स्तर पर थे ना, केंद्र और राज्य में, उसी तरह कार्यपालिका भी 2 स्तर पर है, केंद्र और राज्य में। कार्यपालिका मतलब होता है जो कानून लागू करवाता। तो कानून जो है, कानून को लागू कराने का काम केंद्र में कौन करता है चाचा, तो राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा जो है मंत्री परिषद। और ये मंत्री परिषद जो है, मंत्री 3 तरह के होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा जो है उप मंत्री। तीसरा कौन सा होते हैं, उप मंत्री। और राज्य में भी जो है, राज्य में जो है कानून को लागू करवाने का काम कौन करते हैं, तो राज्यपाल। इसके बाद मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर, सीएम। यहां भी मंत्री परिषद होते हैं। कोई दिक्कत? कार्यपालिका यानी कि कार्यपालिका का काम क्या है, कानून को लागू करवाना है। तो कानून को लागू करवाने का केंद्र में काम कौन करेगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री और एक उप मंत्री। ठीक है, राज्य में जो है जिस तरह केंद्र में राष्ट्रपति नहीं होते हैं, उसी तरह राज्य में राज्यपाल होते हैं। केंद्र में राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है, जबकि राज्य में भी नाम मात्र का शासक राज्यपाल होता है। वास्तविक शासक जो है, अब यहाँ भी उपराज्यपाल होता है, जैसे यहाँ राष्ट्रपति हुआ ना, उपराज्यपाल होता है, लेकिन कोई राज्य में उपराज्यपाल होता है। जिस तरह केंद्र में प्रधानमंत्री वास्तविक शासक होते हैं ना, उसी तरह राज्य में जो है वास्तविक शासक मुख्यमंत्री होते हैं। केंद्र में जिस तरह का मंत्री परिषद होता है ना, उसी तरह राज्य में मंत्री परिषद होता है, लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल कौन रहेगा, केंद्र की राज्य, तो केंद्र होगा। अब चलिए न्यायपालिका। न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका में एकीकृत व्यवस्था को अपनाया गया। एकीकृत मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं कि इसको बांट कर देखा गया। न्यायपालिका में सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं उच्चतम न्यायालय। इसके बाद हाई कोर्ट, इसके बाद क्या होता है, हाई कोर्ट के बाद जिला कोर्ट यानी कि जिला न्यायालय। देखिए अगर जिला न्यायालय में अगर केस नहीं, आपको संतुष्टि नहीं हुआ तो आप हाई कोर्ट में डाल सकते हैं। हाई कोर्ट में भी संतुष्टि नहीं हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि फौजदारी, कहीं वर्ड सुनते होंगे ना, दीवानी मुकदमा। दीवानी मुकदमा मतलब क्या होता है कि दीवानी मुकदमा हुआ कि पैसे से संबंधित यानी कि धन से संबंधित जो मामला है, धन से संबंधित मामला को क्या बोलते हैं, दीवानी मुकदमा। यानी कि पैसे से संबंधित मुकदमा जो है उसे दीवानी मुकदमा कहते हैं। और फौजदारी मुकदमा उसे कहा जाता है जो धन से रिलेटेड नहीं है, जैसे हुआ उसमें झगड़ा झंझट, ये सब क्या हुआ,
ये सब जो है, ये सब आपका फौजदारी मुकदमा हुआ। कोई दिक्कत? समझे? दीवानी मुकदमा क्या? धन से यानी कि पैसा से संबंधित जो मामला है वो कहाँ जाएगा? दीवानी मुकदमा के तहत। और एक दीवानी, केवल दीवानी मामले को जो है खत्म करने के लिए एक कोर्ट की स्थापना किया गया है जिसे दीवानी न्यायालय कहते हैं। और फौजदारी मुकदमा मतलब फौजदारी मामला मतलब होता है जहां धन से रिलेटेड नहीं बल्कि झगड़ा झंझट इस सब चीज के बारे में, ये सब कौन से मुकदमा के अंतर्गत आएगा? फौजदारी मुकदमा। और ये मामला कहाँ जाएगा? तो फौजदारी न्यायालय में जाएगा। यानी कि जहां धन से रिलेटेड मामला ना हो तो ये फौजदारी न्यायालय में जाएगा, और जहां धन से रिलेटेड मामला हो तो वो कहाँ जाएगा? दीवानी न्यायालय में जाएगा। आई मेरी बात समझ में? इतनी आबादी है तो झगड़ा झंझट तो होते रहता है, तो उसमें भी जिला न्यायालय में दो प्रकार के न्यायालय बना दिए, एक दीवानी न्यायालय और एक फौजदारी न्यायालय। दीवानी न्यायालय में केवल धन से संबंधित मामले को देखा जाएगा, और फौजदारी न्यायालय में जो है आपको धन से संबंधित जो मामला नहीं रहेगा उसको देखा जाएगा। आई मेरी बात समझ में? अब देखिए, विधायिका भी है राष्ट्रपति और कार्यपालिका भी है राष्ट्रपति। तो हो सकता है कि एक ही आदमी कार्यपालिका भी हो और विधायिका भी हो, लेकिन न्यायपालिका नहीं होगा। अगर ससुरा कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों एक ही व्यक्ति हो तब तो यहाँ डामाडोल की स्थिति हो जाएगा। काहे? तभी कार्यपालिका का काम क्या है? कानून को लागू करवाना। अब कानून को लागू करवाने में जो भी विवाद आएगा तो ये खुद समेट लेगा, क्योंकि अगर वो न्यायपालिका के गद्दी पर रहेगा तो खुद समेट लेगा, कुछ वे कानून पास करवा लेगा। इसलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका एक ही व्यक्ति नहीं हो सकता है, और न्यायपालिका स्वतंत्र है, इसके दबाव में काम करने वाला नहीं है। इसलिए हमारे देश की जो है कार्यपालिका अलग है और न्यायपालिका अलग है। कभी सुने हैं कि हमारे देश के जो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस जो हैं, यानी कि मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी, ऐसा कभी सुने हैं? तो जो प्रधानमंत्री होगा वो अलग होंगे, वो कार्यपालिका के तहत आएंगे, न्यायपालिका अलग होंगे, दोनों स्वतंत्र हैं, एक दूसरे पर दबाव नहीं दे सकता है। अगर ससुरा एक दूसरे पर दबाव देता तो भारत में क्या होता पता नहीं। हो सकता है कि राजतंत्र आ जाए, तानाशाह आ जाए। ठीक है, इस बात को समझे या नहीं समझे? अब देखिए, कार्यपालिका जो है ना, कार्यपालिका दो तरह के, इसे एक्चुअली में इसे दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। एक अस्थाई होते हैं और दूसरा अस्थाई होते हैं। अस्थाई मतलब जिसका 60-62 साल का ड्यूटी हो, मतलब 60-62 साल जो है वो आराम से वो अपना नौकरी में रहेगा। जैसे आईएएस ऑफिसर, यानी कि नौकरशाह आईएएस ऑफिसर हो गया, आईएएस ऑफिसर हो गए, ये सब क्या है? अस्थाई है। और अस्थाई मतलब पीएम, इस सब का अस्थाई है, 5 साल के बाद कहाँ चला जाएगा कोई पता नहीं। ठीक है, सब जो राजनीतिक कार्यपालिका है वो अस्थाई होते हैं, जबकि प्रशासनिक कार्यपालिका है वो अस्थाई होते हैं। वो कैसे होते हैं? अस्थाई होते हैं। ये बात समझे या नहीं समझे? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग। चौथा अंग भी है। चौथा अंग, चौथा स्तंभ या अंग जो बोलना है, चौथा अंग क्या है? मीडिया। मीडिया मतलब, अरे न्यूज वाला रे चचा, चौथा अंग क्या है? मीडिया। लेकिन ससुरा ये मीडिया भ्रष्ट हो चुकी है। पहला स्तंभ विधायिका, दूसरा स्तंभ कार्यपालिका, तीसरा स्तंभ न्यायपालिका और चौथा स्तंभ जो है मीडिया को कहा जाता है। लेकिन ससुरा ये मीडिया वर्तमान में भ्रष्ट हो चुकी है। ठीक है, तो आप ये चीज याद रखिएगा कि लोकतंत्र या सरकार का जो है चौथा अंग या स्तंभ कौन है? मीडिया। कोई दिक्कत? हाँ, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव, ये सब आपको जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। हम इसलिए आपको बताएं कि अगर मान लीजिए कहीं बोल दे विधायिका क्या होता है, कार्यपालिका के बारे में कहीं शब्द का यूज हो, अब आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। तो आ गया समय विदा लेने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।